हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के बारे में देखेंगे। आज का क्लास जो है वो दूसरा क्लास है बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए। यह बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी और अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके लिए आज का सेशन जो है फिजिकल साइंस का आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए अपना कंफ्यूजन क्लियर कीजिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी दोस्तों के बीच क्लास को शेयर करिए, जितना हो सके सभी दोस्तों के बीच आप लोग शेयर करिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली बीएड से रिलेटेड और सीटेट से रिलेटेड डेली आपके क्लासेस मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप लोग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुका है। मिड टर्म का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी ही होने वाला है और आप लोग को पता ही है कि मिड टर्म का जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव होगा। तो हम लोग आज के सेशन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पक्षों को रखकर पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है वो दोनों प्रश्न कवर हो जाए तो उसी को ध्यान में रखकर आज के सेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य जानने से पहले हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में देख लेते हैं। ये सभी को पता है भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान को अगर परिभाषित किया जाए तो यह ऊर्जा विषयक विज्ञान है और इसमें ऊर्जा की रूपांतरण तथा इसके द्रव्य संबंधों की विवेचना की जाती है। इसके द्वारा प्राकृतिक जगत और इसकी आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये सभी को पता है। और इसकी देख लेते हैं उत्पत्ति। भौतिक शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है तो एक ग्रीक शब्द से हुई है। ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है फूसिस, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या अर्थ होता है तो इसका अर्थ होता है प्रकृति। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस शब्द से हुआ है तो ग्रीक भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ क्या होता है तो प्रकृति अर्थ होता है। भौतिक विज्ञान के अगर जनक कहा जाए तो इसके जनक जो है, भौतिक विज्ञान के जनक जो किसको कहा जाता है तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गैलीलियो को कहा जाता है। ये तो कॉमन बात है, ये सभी को पता ही है। अब हम लोग इसके उद्देश्य देख लेते हैं जो हमारे सब्जेक्ट के से संबंधित है, तो इसके बारे में हम लोग इसके उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य देखा जाए, द्वितीय महायुद्ध से पूर्व सामान्यतः वैज्ञानिक स्तर पर बल दिया जाता रहा है तथा विद्यालयों में विज्ञान के क्रियात्मक पक्ष को महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विज्ञान शिक्षण को उद्देश्य में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कितने परिवर्तन हुए तो दो महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन जो हुआ था कि प्रथम विज्ञान के ज्ञान के साथ साथ विज्ञान में रुचि, विज्ञान संलग्नता तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास पर बल दिया जाने लगा। दूसरा इन्होंने कहा कि विज्ञान के क्रियात्मक पक्ष को महत्व दिया। दूसरा इनका जो था वह क्या था कि क्रियात्मक पक्ष पर महत्व देना, जिससे विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग जीवन के आवश्यकता अनुसार किया जा सके, छात्र विज्ञान के कौशल अर्जित कर सके और छात्र जो है विज्ञान के कौशल को अर्जित कर सके। कब तो द्वितीय महायुद्ध के पश्चात। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है तो आइए देख लेते हैं। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात उद्देश्य क्या है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है। आज का जो सेशन है सबसे ज़्यादा मिड टर्म के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद का क्लास है। तो क्लास को अंतिम तक देखिए कि मिड टर्म का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, उसी में फेस्टिवल वगैरह भी है,
तो इसी को ध्यान में रखकर आप लोग पढ़ाई को भी थोड़ा बहुत करते चलिए, और आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक आ गया है डेट। चलिए देख लेते हैं। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य जो है, विज्ञान के ज्ञान से लेकर वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना विज्ञान शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य है, किंतु विज्ञान के क्रियात्मक पक्ष द्वारा कौशल अर्जित करना एक केंद्र बिंदु बन गया है। सन 1947 में 46वीं की ईयर बुक विज्ञान शिक्षा अमेरिकन विद्यालय में प्रकाशित हुई। कब? तो 1947 में 46वीं की ईयर बुक विज्ञान शिक्षा अमेरिकन विद्यालयों में प्रकाशित हुई। साइंस एजुकेशन इन अमेरिकन स्कूल 46 ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन, जिसमें विज्ञान शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य लिखे गए। इस बुक में जो 1947 में प्रकाशित हुई थी, उस बुक में निम्नलिखित प्रकार से लिखे गए थे। इसका उद्देश्य क्रियात्मक सूचना अथवा विज्ञान के तथ्य, फंक्शनल इंफॉर्मेशन या फैक्ट ऑफ साइंस, क्रियात्मक सूचना अथवा विज्ञान के तथ्य। तो क्रियात्मक सूचना एवं विज्ञान के तथ्य क्या है? तो यह क्या है कि तथ्य वास्तविक घटना अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन करते हैं। तथ्य, जो भी तथ्य होते हैं वो क्या करते हैं? तो वास्तविक घटना, जो प्राकृतिक घटना घटती है उसका वर्णन करते हैं, जिन्हें सीधे देखकर प्राप्त किया जाता है, जिन्हें आप सीधे देखकर प्राप्त करते हैं। कभी कभी वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से तथ्य प्राप्त करते हैं। तथ्यों पर सामान्यतः विवाद नहीं होता, और ये जो तथ्य आप प्राप्त करते हैं उस पर सामान्यतः विवाद नहीं होता है। विज्ञान द्वारा छात्रों को पर्यावरण, प्राकृतिक तथ्य, सजीव प्राणी एवं पौधे, मानव शरीर का ज्ञान तथा जैविक भौतिकी, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र से संबंधित आदि का बोध आवश्यक है। विज्ञान के तथ्यों को बहुत सारे उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं कि जैसे कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। पानी जो है वो कितने पर उबलता है? तो 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है। परमाणु में छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में नहीं, क्या सूर्य पश्चिम दिशा में निकलता है? नहीं, एक कहावत में ही सिर्फ होता है कि सूर्य आज हम पश्चिम दिशा में देख लिए। सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में ही निकलता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। यह भी क्या है? ये क्रियात्मक सूचना अथवा विज्ञान तथ्य के उदाहरण है कि विटामिन जो है विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट इन्होंने उद्देश्य बताया था कि क्रियात्मक विज्ञान संप्रत्यय, फंक्शनल कंसेप्ट ऑफ साइंस। फंक्शनल कंसेप्ट ऑफ साइंस, क्रियात्मक संप्रत्यय, क्रियात्मक विज्ञान संप्रत्यय जो है, विज्ञान का ज्ञान सद्गति से विकसित हो रहा है। इसकी विशालता एवं व्यापकता के कारण छात्रों को समस्त ज्ञान देना कठिन है। इस प्रकार के ज्ञान हेतु नवीन अर्थपूर्ण शब्दावली, जिसे संप्रत्यय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके आवश्यक है। इसको क्या कह रहा है कि संप्रत्यय के रूप में किया जा सके आवश्यक है। इसके उदाहरण अगर हम लोग देखा जाए तो क्रियात्मक विज्ञान संप्रत्यय का उदाहरण अगर देखा जाए तो ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो सकता है। ऊर्जा जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो सकता है। परमाणु से अणु बनते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि अणु से परमाणु बनते हैं और परमाणु से अणु बनते हैं किसमें? क्रियात्मक विज्ञान संप्रत्यय में। कोष डीएनए के बिना कार्य नहीं कर पाते, और कोष जो है वो डीएनए के बिना कार्य नहीं कर पाते। नाभिक कोष की क्रियाओं को नियंत्रित करती है, और नाभिक जो है वो कोष की क्रियाओं को नियंत्रित करती है।
इस क्रियात्मक विज्ञान संप्रत्यय का उदाहरण है। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्रियात्मक बोध। वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्रियात्मक बोध, तो इसका उदाहरण अगर हम लोग देखा जाए तो पदार्थ 3 अवस्था में पाए जाते हैं। पदार्थ जो है वो 3 अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। उष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, इसमें स्थानांतरित की जाती है और इसमें जा सकती है। समस्त सजीव अपने जैसा ही प्रजनन करते हैं और समस्त सजीव जो है वो अपने जैसा ही प्रजनन करते हैं। एक निर्धारित पर्यावरण में सजीव पदार्थ जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक निर्धारित पर्यावरण में सजीव जो है वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्रोमोसोम युग्म में होते हैं और क्रोमोसोम जो है युग्म में होते हैं। यांत्रिक कौशल, और चौथा जो इन्होंने बताया उद्देश्य यांत्रिक कौशल। यांत्रिक कौशल में क्या होता है कि वह योग्यता जिसके उपकरण का प्रयोग किया जा सके। इसमें क्या होता है कि यांत्रिक कौशल में इंस्ट्रूमेंटल स्किल में वह योग्यता जिससे उपकरण का प्रयोग किया जा सके। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विज्ञान शिक्षण में क्रियात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाने लगा, जिससे छात्र वैज्ञानिक सिद्धांतों को उपकरणों के प्रयोग में लाए। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो मूल ऑपरेशन को संतुलित परिशुद्धि से कर सके, विज्ञान उपकरणों के साधारण क्रियाएं कर सके, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ, टेबल आदि को पढ़ सके। इन सभी को क्या है, पढ़ सके। सही मापन करते हुए उनको लिखे तथा व्याख्या कर सके। ये क्या है, यांत्रिक कौशल में आता है, इंस्ट्रूमेंटल स्किल में आता है। 5वां इन्होंने पॉइंट दिया कि समस्या समाधान कौशल। समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है समस्या समाधान में वे क्रियाएं होती हैं जिसमें पूर्ण अनुभव के साथ साथ इस समय की समस्या के भागों का भी ज्ञान हो, जिससे वांछनीय उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की क्रिया द्वारा समस्या के हल संबंधित प्रणाली को ढूंढना संभव होता है। समस्या समाधान योग्यता में निम्न भाग जो है वह सम्मिलित होता है। पहला जो है समस्या पहचान अथवा समस्या की अनुभूति करना। समस्या समाधान कौशल में क्या होता है कि समस्या को पहचानना और उसकी अनुभूति करना, या उसकी अनुभूति करिए या पहचानिए। समस्या को परिभाषित करना, समस्या संबंधित समस्त तथ्यों संकेतों का अध्ययन करना, प्रयोगात्मक परिकल्पनों का स्पष्टीकरण, उपयुक्त परिकल्पना का चयन करना। फिर उसके बाद से 6ठा पॉइंट जो है अभिवृत्ति, जैसे कि एटीट्यूड्स सच एज मुक्ति मनोवृत्ति। मुक्ति मनोवृत्ति आज जो है इसका मुक्ति मनोवृत्ति। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में देखा जाए तो अभिवृत्ति प्रथम उत्तर देने की इच्छा उत्सुकता के स्तर पर प्रकट होती है। इच्छा या उत्सुकता के स्तर पर प्रकट होती है। धीरे धीरे छात्रों में आंतरिक स्तर पर निम्न अवस्था में स्थापित हो जाते हैं। अभिवृत्ति के अगर घटक देखा जाए तो इसमें क्या होता है, किस प्रकार के घटक होते हैं। जिज्ञासा, जिज्ञासा एक पेज ले लेते हैं। अभिवृत्ति के घटक अगर देखा जाए, अभिवृत्ति के घटक अगर देखा जाए क्या होता है। जिज्ञासा, जिज्ञासा यह बालक में एक स्वाभाविक इच्छा होता है। यह नवीन तथ्यों या घटनाओं को जानने का इच्छुक होता है। यह प्रश्न पूछता है, वह सूचना या ज्ञान प्राप्ति हेतु अध्ययन करता है तथा प्रयोग करता है। सरल भाषा में जिज्ञासा खोज के लिए उत्प्रेरक या प्रेरक होती है, जिससे नवीन संप्रत्यय खोजे जाते हैं। दूसरा इन्होंने इसका घटक इन्होंने बताया कि निलंबित, निलंबित, निलंबित निर्णय, निलंबित जो है निर्णय। तीसरा इन्होंने बताया कि मुक्त मनोवृत्ति, मुक्त मनोवृत्ति या मुक्त बुद्धि, मुक्त मनोवृत्ति या मुक्त बुद्धि। चौथा इन्होंने बताया कि अंधविश्वास की प्रति विमुखता, अंधविश्वास के प्रति विमुखता,
विश्वास के प्रति विमुखता, पांचवा इन्हें बताया कि वस्तुनिष्ठता, रिएबिलिटी जो है वस्तुनिष्ठता, इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक आंकड़े एकत्रित करते हैं और आंशिक दृष्टिकोण से उनकी व्याख्या नहीं करते। यह वस्तुनिष्ठता की विशेषता है। ऐसे व्यक्ति चिंतन में स्वतंत्र तथा किसी भी दृष्टिकोण के प्रति पक्षपात दोष नहीं रखते तथा तटस्थ एवं अवैयक्तिक होते हैं। क्या होते हैं? तो तटस्थ होते हैं और अवैयक्तिक होते हैं। छठा इन्होंने बताया वैज्ञानिक स्पष्टीकरण में रुचि। सातवां इन्होंने बताया कि वैज्ञानिक स्पष्टीकरण में रुचि। आठवां इन्होंने बताया कि ज्ञान संपूर्णता की इच्छा। और नौवां इन्होंने बताया कि विनम्रता छात्रों को स्वयं या विज्ञान की सीमाओं को समझना चाहिए। विनम्रता एक ऐसा गुण है जिसमें स्वयं चिंतन एवं आत्मनर्म होती है। विनम्रता व्यक्ति में घमंड को लुप्त करती है। क्या करती है? तो व्यक्ति में घमंड को लुप्त करती है। इस प्रकार से हमने अभिवृत्ति के बारे में देख लिया। बौद्धिक सत्यवादिता, निलंबित निर्णय। सातवां इन्होंने उद्देश्य बताया कि संलग्न जो है वैज्ञानिकों के योग की प्रशंसा, कारण और प्रभाव सहसंबंध के मूल तथ्य को प्रशंसा, विज्ञान के संभावित प्रयोग एवं उपयोग के प्रति संवेदनशीलता। रुचि, आठवां इन्होंने उद्देश्य दिया रुचि, विज्ञान रुचिकर, विज्ञान व्यवसाय के रूप में। ये हमने भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के बारे में हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट सिंथेसिस 1981 द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य के बारे में। प्रोजेक्ट जो है 1981 द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य के बारे में, भौतिक विज्ञान के उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट सिंथेसिस क्या है, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट सिंथेसिस 1981 द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य जो है यह 4 उद्देश्यों से जोड़ा गया है। जो है इस प्रोजेक्ट में विज्ञान अध्ययन को 4 उद्देश्यों से जोड़ा गया है। कितने उद्देश्यों से? तो यह पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 4 उद्देश्यों से जोड़ा गया है। व्यक्तिक विज्ञान, छात्र नवीन विचारों तथा वैज्ञानिक ज्ञान को समझें और अपने विज्ञान में सुधार और अपने जीवन में सुधार करें। छात्र जो है नवीन विचारों तथा वैज्ञानिक ज्ञान को समझे और अपने जीवन में सुधार करें। वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा देने हेतु खोज कौशल विकसित करना, समस्या समाधान कौशल विकसित करना, विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं समाज में सहसंबंध, छात्र विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं समाज में होने वाली अंतःक्रिया को समझना। देखिए कि छात्र विज्ञान जो है और प्रौद्योगिकी एवं समाज में होने वाली अंतःक्रिया को समझना। छात्र विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज में होने वाली जो अंतःक्रिया है उसको समझना। यह स्वीकार्य कि विज्ञान की प्रगति ने स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर मनुष्य के जीवन स्तर में उन्नति की है। और यह क्या करे कि स्वीकार्य कि विज्ञान जो है वो विज्ञान की प्रगति जो है वह स्थानीय, राष्ट्रीय, विश्व स्तर पर मनुष्य के जीवन के स्तर में उन्नति की है। ये बात सही है कि जीवन के स्तर पर उन्नति की है कि विज्ञान जो है शैक्षिक वृद्धि, विज्ञान का ज्ञान, संप्रत्यय, सामान्यीकरण आदि का बोध अर्जित करना,
विज्ञान के मूल्य करना, विज्ञान के नैतिक पक्ष एवं अभिवृत्ति को ग्रहण करना, विज्ञान के मूल्य और उनकी नैतिक पक्ष को और अभिवृत्ति को ग्रहण करना। छात्र आलोचनात्मक, सृजनात्मक एवं विवेकी पक्षों के से चिंतित करे तथा समसामयिक समस्याओं का हल प्राप्त करते हुए जीवन पर्यंत न सीखे। विज्ञान जो एक ऐसी कला है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। छात्र प्रविधि कौशल अर्जित करे और वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करे। छात्र जो है वह प्रविधि कौशल को अर्जित करे और वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करे। क्या किस तरह से चिंतन करे, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वैज्ञानिक तरह से चिंतन करें। छात्र क्रियात्मक कौशल अर्जित करे तथा वैज्ञानिक उपकरणों का सही प्रयोग कर सके। जीविका व्यवसाय सजग छात्र यह सीखे कि विज्ञान रोजगार दिला सकता है। छात्र यह सीखे कि विज्ञान जो है वह रोजगार दिला सकता है। छात्र यह सीखे कि विज्ञान से अनेक व्यवसाय संबंधित है और विज्ञान से अनेक व्यवसाय जो है वो संबंधित है। कार्य के प्रति सकारात्मक एवं प्रभावी कार्य आदत विकसित करे। कार्य के प्रति सकारात्मक एवं प्रभावी कार्य आदत विकसित करे। ये था प्रोजेक्ट सिंथेसिस 1981 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हमने भौतिक शिक्षण के उद्देश्य के बारे में देख लिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। जितना हो सके आप लोग क्लास को फैला दीजिए। हम मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।